वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम विद्युत रसायन के बारे में बात कर रहे थे। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में अध्ययन किया था। फिर उसके बाद हमने संदर्भ इलेक्ट्रोड के बारे में बात किया था। संदर्भ इलेक्ट्रोड में हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अध्ययन किया और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हमने किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में भी अध्ययन किया था। बच्चों, ये तो था अपने पास किसी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का आकलन करना। आज बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल में गिब्स ऊर्जा की। तो बात करते हैं गिब्स ऊर्जा। गिब्स या इसको गिब्स भी बोल सकते हो, गिब्स या गिब्स ऊर्जा। और वो जो गिब्स ऊर्जा है इसको गिब्स मुक्त ऊर्जा भी कह सकते हैं हम। तो सबसे पहले बात करें गिब्स ऊर्जा क्या है। तो वो जो कोई भी परिक्रम जो होता है उस परिक्रम में कोई ना कोई कार्य होता है। अब परिक्रम के दौरान जो कार्य होता है उन कार्यों में से उपयोगी कार्य क्या होता है, कई बार पूरी ताकत से कार्य करने के बाद भी रिजल्ट जीरो आ जाता है, उस कार्य को हम शून्य कार्य कहते हैं। कई बार पूरी एनर्जी खर्च करने के बाद भी ऋणात्मक रिजल्ट आ जाता है। लेकिन एक होता है हम अपनी इच्छा शक्ति से जब कोई काम कर रहे हैं और काम में अपने को पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो, तो किसी भी परिक्रम में जो उपयोगी कार्य होता है उस उपयोगी कार्य की माप को ही गिब्स ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। किसी परिक्रम में उपयोगी कार्य की माप, उपयोगी कार्य की माप गिब्स ऊर्जा कहलाती है। गिब्स ऊर्जा कहलाती है। और वो जो ऊर्जा गिब्स ऊर्जा जो है, क्योंकि कार्य की माप जो है वो हम ऊर्जा में परिवर्तन के आधार पर निकालते हैं, तो इसे डेल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल जी से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो जो उपयोगी कार्य है, सेल की बात करें तो सेल में या किसी परिक्रम में ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के आधार पर निकाला जाता है। और परिवर्तन के लिए जब परिवर्तन निश्चित हो तो डेल का प्रयोग करते हैं, इसलिए गिब्स ऊर्जा को डेल जी से दर्शाते हैं। और बच्चों, अगर मानक गिब्स ऊर्जा लें, मानक गिब्स ऊर्जा, बच्चों जैसे गिब्स ऊर्जा के आगे मानक शब्द जोड़ देते हैं तो इसका मतलब है जो कार्य हो रहा है वो कार्य आपके मानक परिस्थितियों में होगा। और मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा को डेल जी नोड से दर्शाते हैं। जैसे ही मानक शब्द आ गया तो जी पर नोड शब्द लगा देंगे। यह होती है बच्चों आपके गिब्स ऊर्जा। और बच्चों गिब्स ऊर्जा के आधार पर, इस गिब्स ऊर्जा जो होती है, इस गिब्स ऊर्जा के आधार पर किसी भी परिक्रम के हम परिक्रम कैसा है, जैसे स्वतः परिक्रम है, अस्वतः परिक्रम है या परिक्रम में साम्य अवस्था, इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। तो देखो जैसे हमने ये ले लिया यहां पर, अगर किसी परिक्रम के लिए तो डेल जी का मान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। अगर कोई भी परिक्रम और उस परिक्रम के लिए डेल जी क्या हो, नेगेटिव, इसका मतलब है परिक्रम में क्या है, परिक्रम आपके स्वतः है, परिक्रम स्वतः होता है। और बच्चों इसके विपरीत अगर डेल जी का मान पॉजिटिव होता है, इट मीन्स आपका जो परिक्रम है वो अस्वतः परिक्रम है। परिक्रम कैसा है, अस्वतः। और बच्चों अगर डेल जी का मान शून्य होता है, इसका मतलब परिक्रम में क्या है, साम्य अवस्था है, परिक्रम में साम्य अवस्था है। ये ऐसी चीजें जिनके आधार पर आप किसी भी परिक्रम में होने वाले उपयोगी कार्य के आधार पर परिक्रम की दिशा या परिक्रम का प्रकार बता सकते हो। तो ये नॉर्मल आपके गिब्स ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा है। अब देखो जो किसी सेल में, अपने कोई सेल है तो उस सेल में जो कार्य होता है, सेल में होने वाले कार्य को क्या कहते हैं हम, विद्युत कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं,
विद्युत कार्य। अब सेल में जो विद्युत कार्य हो रहा है उस विद्युत कार्य का अपने को क्या करना है, ज्ञान करना है। सेल में होने वाले कार्य का पता कैसे होगा? तो वो जो हमने विद्युत रासायनिक सेल में देखा था, विद्युत रासायनिक सेल में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एनोड से किधर जा रहे थे, कैथोड की ओर, और उस दौरान धातु से धातु आयन बन रहा था, या फिर कैथोड जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब धातु आयन से धातु का निर्माण हो रहा है। तो इस क्रिया में विभव उत्पन्न हो रहा है। तो किसी भी सेल का जो विद्युत कार्य है इसका मतलब क्या है, ये होता है बच्चों आपके विद्युत वाहक बल इनटू प्रवाहित आवेश। यह यहां पर आप केवल सेल को ले सकते हो। तो देखो विद्युत कार्य के लिए मैं W शब्द जोड़ दूं और विद्युत वाहक बल के लिए तो ले लेता हूं मैं यहां पर E शब्द इनटू प्रवाहित आवेश। बच्चों आवेश को फैराडे के अंतर्गत देखें तो अपने इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 फैराडे माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को गुणा कर देते हैं फैराडे से, तो आपके W बराबर हो गया E इंटू NF, यानी W इज इक्वल NFE लिख सकते हो आप। यह आपके विद्युत कार्य हो गया। ये क्या है, विद्युत कार्य। अब बच्चों देखो इससे पहले हमने क्या लिखा है, इससे पहले हमने लिखा है गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो देखो गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा दी हुई है अपने पास, परिक्रम में होने वाले उपयोगी कार्य की माप। तो देखो इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं डेल जी बराबर मैं W लिख सकता हूं, W यानी कार्य। तो डेल जी होता है क्या, कार्य की माप। इसको देखो दे दे इक्वेशन 1 और ये हो गया आपके इक्वेशन 2। बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, देखिए आप। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। अब देखो इसी में इक्वेशन 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से, तो बच्चों देखो जहां आपके डेल जी बराबर W है तो W की जगह में देखो ये गिब्स मुक्त ऊर्जा है। गिब्स ऊर्जा से हमने जो सूत्र बनाया वो लिख सकता हूं NFE। और जैसे मैं डेल जी नोड लेता हूं मानक परिस्थितियां, तो फिर सेल में उत्पन्न विभव भी क्या होगा, मानक होगा। तो आपके हो जाएगा NFE नोड। यह होता है बच्चों आपके गिब्स ऊर्जा, या आप कह सकते हो मानक गिब्स ऊर्जा। ये दोनों का फॉर्मूला है। अब बच्चों इसमें कई बार आपको देखने को मिलता है, कई बार अपने क्या होता है डेल जी के बराबर केवल W लिखते हैं और कई बार डेल जी के बराबर माइनस W भी लिखते हैं। देखो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में जो अंतर है वो सीधा सा नॉर्मल अंतर इतना ही है। एक क्या होता है आपके परिक्रम या सेल पर कार्य होता है और एक सेल द्वारा कार्य होता है। भाई जैसे समझो बारिश हो रही है और घर वालों ने बोल दिया आपको, आप भी पर देख लो सेल अपने आप को मानकर, ले भाई चाल आज तो खेत में खाद बिछा रही है। सुबह गए खेत में और खाद बिछाने लगे आप, आपका शरीर काम कर रहा है, थक जाओगे। तो ये हो गया सेल द्वारा कार्य। और थक जाओगे मतलब आपके शरीर की एनर्जी बढ़ी या घटी, ऋणात्मक। तो जब सेल द्वारा कार्य होता है तो कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक। सेल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक। और एक होता है बच्चों आपके सेल पर कार्य। जैसे आप अपने आप की बात करें तो हम घर पे बैठे हैं और उसी समय घर वालों ने लाकर दे दिए सेव 1 kg, खाओ मस्त। तो सेव खाने से एनर्जी बढ़ जाएगी, या फिर और अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट। तो वही चीज है, सेल द्वारा कार्य किया जाए तो वो नेगेटिव होगा, और सेल पर जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस आधार पर अगर सेल द्वारा कार्य किया जा रहा है तो यहाँ डेल जी बराबर माइनस NFE आ जाएगा, और सेल पर कार्य किया जा रहा है तो आपके डेल जी बराबर NFE आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको मैं यहाँ नेगेटिव लगा देता हूं और ये कोष्टक में लिख देता हूं मैं सेल द्वारा कार्य करने पर। और ये क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों आपको पता होगा अपने विद्युत रासायनिक जब हमने सेल की बात की थी तो वहां मैंने आपको बताया था कि ये एक स्वतः प्रक्रम होता है। और स्वतः प्रक्रम कौन से होते हैं, जिनके लिए डेल जी का मान क्या होगा, नेगेटिव। और डेल जी नेगेटिव कब होगा, जब W नेगेटिव होगा तभी तो डेल जी नेगेटिव आएगा।
और W नेगेटिव कब होगा? सेल द्वारा कार्य किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो पूरे का। ये होता है आपके गिब्स ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है बच्चों, देखो इसके बाद बात करते हैं नैनसर्ट समीकरण। नैनसर्ट समीकरण। अगर बात करें बच्चों नैनसर्ट समीकरण की, तो देखो एक तो अपने पास सेल विभव था। सेल विभव से आप क्या कर रहे थे? किसी सेल के विभव का मापन कर रहे थे। फिर हमें इलेक्ट्रोड का मापन करना था, और इलेक्ट्रोड का मापन करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? मानक अपने SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो एक संदर्भ इलेक्ट्रोड था। अब अगर हम किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना चाह रहे हैं और उस कंडीशन में आप कोई संदर्भ इलेक्ट्रोड नहीं लेना चाहते हो, तो फिर इलेक्ट्रोड का मापन कैसे करेंगे? तो किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए नैनसर्ट ने एक समीकरण बनाया। तो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने हेतु नैनसर्ट ने एक समीकरण प्रतिपादित किया या दिया, जिसके अनुसार यह आपके भूमिका है कि भाई नैनसर्ट समीकरण आप क्यों काम में लेते हो? तो किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना है, और वो भी बिना संदर्भ इलेक्ट्रोड के, तो आप नैनसर्ट समीकरण का क्या कर सकते हो? प्रयोग। और बच्चों इस पार्ट में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, वो नैनसर्ट समीकरण से सबसे ज्यादा बनते हैं। तो देखो नैनसर्ट समीकरण को समझते हैं। तो उष्मागतिकी संबंध के अनुसार, उष्मागतिकी संबंध, और ये पढ़ा था हमने 11th क्लास में, उष्मागतिकी संबंध छठे पाठ में पढ़ा था हमने। तो उष्मागतिकी संबंध कहता है कि डेल जी यानी गिब्स ऊर्जा जो होती है वो बराबर होती है मानक गिब्स ऊर्जा प्लस RTLN के, यानी किसी भी तंत्र की गिब्स ऊर्जा का मान जो होता है वो मानक गिब्स ऊर्जा में गैस नियतांक और ताप तथा साम्य स्थिरांक के गुणनफल का जब ऐड करते हैं तो वो बनती है आपके गिब्स ऊर्जा। इसको दे दिया बच्चों मैंने इक्वेशन 1। देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि बच्चों डेल जी बराबर, अभी देखा था हमने, अपने समझ के आया था, याद है कुछ? अभी 2 मिनट पहले लिखा था -NFE, और बच्चों डेल जी नोट बराबर क्या आया था? बोलो देखें, -NFE नोट, ये आए थे दोनों। तो देखो इक्वेशन 1 में, अरे भाई टेक्निकल टीम बोर्ड पर ध्यान दे, थोड़ा रफ हो रहा है आजकल। इक्वेशन 1 में डेल जी तथा डेल जी नोड का मान रखने पर, तो आपके जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में इस डेल जी और डेल जी नोड का क्या कर देते हैं? मान रख देते हैं। तो देखो इसका मान रखते हैं हम, तो यहां देखो जैसे मैं मान रखता हूं तो आराम से देखो डेल जी की जगह क्या लिख दूं? -NFE। भाई डेल जी और -NFE बराबर है, तो इसकी जगह मैं रख सकता हूं बराबर है। भाई ये देखो एक तरफ आपके पास 100 का नोट है, 2 50-50 के मतलब बराबर है, जहां 100 रुपए वहां आप 100 का नोट उठा लिया और 2 50-50 के रख दिए। वैसे ही जहां डेल जी है उसके स्थान पर मैं -NFE रख देता हूं। इसी प्रकार देखो जहां डेल जी नोड है वहां क्या लिख दूं? -NFE नोड। अब बच्चों प्लस
RTln k। यह आपका हो गया जब हमने डेल जी और डेल जी नोड का मान रख दिया। अब जो इस समीकरण को आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको तो दे दिया मैंने इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 में -nf का भाग दे देते हैं। भाग देने पर दोनों ओर सभी पदों में, तो इस इक्वेशन 2 में जितने ही पद है इन सभी पदों में क्या करते हैं, -nf का भाग लगाते हैं। तो देखो अपनी इक्वेशन क्या है, -nfe, इसमें भाग लगा देता हूं मैं -nf का। फिर आगे आपके बराबर अगला पद है -nfe नोड, इसमें भाग लगा देता हूं मैं -nf का, प्लस RTln k, और इसमें भाग लगा देता हूं बच्चों में -nf का। तो देखो अपने इस समीकरण में कुल 3 पद है, तीनों पदों में हमने भाग लगा दिया। अब सोल्व कर देते हैं। तो देखो अपने पास क्या होगा, इस nf -nf से -nf क्रॉस हो जाएगा, और इस -nf से ये -nf क्रॉस, शेष क्या रहेगा वो लिख देते हैं। तो देखो यहाँ तो शेष रह गया अपने पास e, यहाँ शेष रह गया केवल ई नोड, और यहाँ देखो तो प्लस RTln बट्टा -nf, और प्लस माइनस दोनों गुणा होकर क्या हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ रह गया आपके -RT बट्टा NF ln k। ये अपने पास शेष रह गया। बच्चों ln जो होता है ये प्राकृतिक लघु गुणक है, ln मतलब प्राकृतिक लघु गुणक, और एक ln जो होता है इसमें 2.303 log 10 ये होते हैं बच्चों इसमें। तो अगर मैं ln जिसके मान मोस्टली अपने पास अवेलेबल नहीं होते हैं लेकिन log 10 के मान दिए होते हैं, तो इसको ln को log में दे देते हैं। यह आपके इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 3 में ln को log 10 में बदलने पर, ठीक है, अब देखो बदले तो अपने e की जगह e रह जाएगा, ई नोड की जगह ई नोड माइनस, अब देखो यहां पर ये बन जाएगा आपके RT बट्टा NF, और ये आ जाएगा आपके 2.303 ln की जगह log 10 आ जाएगा, और आगे k। तो इसको हम अपनी सुविधा अनुसार लिख लेते हैं। तो देखो बन गया क्या, e बराबर ई नोड माइनस इस गणितीय वैल्यू को आगे लिख दें, तो 2.303 RT बट्टा NF log 10k। दिखाई दे रहा है ना आपको ये क्लियर। यह आपका नेनसेट समीकरण बना जिसका आप मान आगे और सोल्व करके निकाल सकते हो, और अभी निकालेंगे। यहां तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका। देखो जो नेनसेट समीकरण एक बार वापस देख लो पूरा। नेनसेट समीकरण क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देखो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड गुण का मापन करना है, और उसके लिए आप संदर्भ इलेक्ट्रोड नहीं लेना चाहे तो आप डायरेक्ट अगर इलेक्ट्रोड को निकालना चाह रहे हो तो उसके लिए नेनसेट समीकरण आपके लिए उपयुक्त है। और बच्चों नेनसेट समीकरण वेरी वेरी मोस्ट है, कारण क्योंकि इस पार्ट में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपके इसी समीकरण से सोल्व होने। तो देखो अब सबसे पहले हमने उष्मागति की संबंध ले लिया, और उष्मागति की संबंध के अनुसार किसी प्रक्रम की जो गिब्स ऊर्जा होती है वो उसकी मान्य गिब्स ऊर्जा, उसमें ऐड कर दें हम गैस नियतांक, ताप और साम्य स्थिरांक के गुणनफल को, तो जो मान आता है वो गिब्स ऊर्जा के बराबर होता है। तो यह आपके उष्मागति की संबंध है। अब जो इस उष्मागति के संबंध को सोल्व कर लेते हैं, तो इससे पहले हमने पढ़ा था गिब्स ऊर्जा और मान्य गिब्स ऊर्जा। तो देखो गिब्स ऊर्जा बराबर -NFP होता है, और मान्य गिब्स ऊर्जा बराबर -NFP नोड होता है। दोनों के मान रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो डेल जी के जगह रख दिया मैंने -NFP, डेल जी नोड की जगह -NFP नोड, बाकी है वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है इक्वेशन 2 जो है, इस इक्वेशन 2 में NF का भाग दे देते हैं। क्यों दे रहे हैं बच्चों, इस समीकरण को सोल्व करने के लिए। कारण क्योंकि देखो NF अपने इनकी वैल्यू बार-बार लिखने की बजाय हम इनमें NF का भाग देते हैं ताकि अपने को 2 बार ना लेना पड़े। तो देखो NF का भाग दिया, तो यहाँ पर NF से NF क्रॉस हो गया, यहाँ पर NF से NF क्रॉस हो जाएगा, ये शेष रह जाएगा।
अब देखो अपने शेष क्या रहा, यहां से केवल ई, यहां से ई नोट, ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, आर टी एल एन के और बट्टे में रह जाएगा एन एफ। एल एन के ये भी एक लघु गुणक ही है, और log 10 जो होता है वो भी क्या है, लघु गुणक। अंतर क्या है, एल एन एक प्राकृतिक लघु गुणक होता है, और एक एल एन में log 10 की वैल्यू 2.303 के आसपास होती है, मतलब एक एल एन में 2.3 के आसपास log 10 होते हैं। तो ln की वैल्यू ना मिलने के कारण log 10 में बदल रहे हैं, तो ln को log में बदल लिया। तो यहाँ पर देखो जहां ln लिखा हुआ है वहां log 10 लिखने के लिए 2.303 लिख दिया। अब मोस्टली देखो हम तो क्या शरीफ लोग हैं, और शरीफ लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल वैल्यू को पहले रखते हैं, तो ये हमने 2.303 को आगे रख लिया, क्योंकि फिर आप घूम फिर के कहां पहुंचोगे, हर चीज में जरूरत किसकी है, मैथ की है, इसलिए मैथ को तो अपने को आगे रखना है ताकि मैथ वाले नाराज नहीं हो अपने से। तो ये अपने पास क्या समीकरण बन गया। अब देखो इसी समीकरण को आगे सोल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया बच्चों आपने, तो देखो यहां देख लेते हैं हम इसमें। अब मान रख देते हैं बच्चों अपने पास ये जो पद आया है, इस पद को और सोल्व करने के लिए वैल्यू रखते हैं। तो ये जो अपने लास्ट समीकरण बना है इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4, और इस इक्वेशन 4 में मान रखते हैं, यह आपके क्या इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 जो है, इसमें इक्वेशन 4 में आर टी एफ की वैल्यू या का मान बोल देते हैं हिंदी में, का मान रखने पर, क्योंकि इनके मान निश्चित होते हैं मान रखने पर, तो बार बार गुणा ना करना पड़े इसलिए। तो देखो अपने पास ई की जगह तो ई रह जाएगा, ई नोट की जगह ई नोट रह जाएगा, माइनस बच्चों 2.30 की जगह 2.303, और बच्चों आर क्या है, गैस नियतांक, तो ये 8.314 इंटू टी क्या है अपने पास, परमताप जो फिक्स है 298 केल्विन, बट्टा एन का मान तो हर रिएक्शन में अलग अलग होगा, लेकिन एफ 8 फेराडे की वैल्यू लगभग होती है 96500, और log 10 Kc या केवल के। यहाँ पर देखो ये जो दशमलव लिखे वो आपको आसानी से दिखाई ले, इनको थोड़ा अलग से इंडिकेट कर देता हूं मैं। यह आपके गैस नियतांक की वैल्यू है, ये टेम्परेचर है, ये बाकी दिया हुआ ये फेराडे की वैल्यू है। इस पद को क्या कर देते हैं हम, सोल्व करते हैं बच्चों। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी आपके 0.0591 बट्टा n log 10 के। यह आपका नेनसेट समीकरण का अंतिम पद बनेगा, जिसके आधार पर आप किसी भी सेल के लिए उसके सेल इलेक्ट्रोड का विभव निकाल सकते हो। अब देखो बच्चों यहां देखें अपने पास क्या दिया हुआ है, तो जहां ई है आपके इलेक्ट्रोड विभव, जिस धातु का आप इलेक्ट्रोड निकालोगे उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव। और बात करें बच्चों इनोड की, तो यह है मानक इलेक्ट्रोड विभव जो निश्चित होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और फिर दिया हुआ है आपके पास एन, बच्चों यहाँ एन जो है यह आपके प्रवाहित आवेश, एन क्या है, प्रवाहित आवेश, ये अपने पास प्रवाहित आवेश है। और एक दिया हुआ बच्चों आपको के, और के है बच्चों साम्यावस्था स्थिरांक, के क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक। ये अपने पास क्या है बच्चों के, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है बच्चों। यह आ गया आपके पास नेनसेट समीकरण। अब बच्चों देखो इस नेनसेट समीकरण को आगे देखते हैं। ये अपने पास जो पद है इसी पद को आगे लिख देता हूं मैं। तो अपने पास देखो अंतिम पद यह है, E इज इक्वल ई नोड माइनस 0.0591 बट्टा n log 10 के। ये है अपने पास अंतिम पद। अब मान लो आपको कोई धातु दे दे या कोई एक एग्जाम्पल दे दे, जैसे ये कहे कि डेनियल सेल हेतु
नेनसेट समीकरण। इसी समीकरण को आपको डेनियल सेल के लिए लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको डेनियल सेल के लिए जो इक्वेशन होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसकी इक्वेशन आपको आनी चाहिए। और डेनियल सेल में क्रिया क्या होती है, Zn, इसकी क्रिया करवाते हैं Cu2+ से, तो ये बदल जाता है Zn2+, और ये Cu ठोस अवस्था में, Zn2+ विलयन प्रावस्था में, Cu2+ विलयन प्रावस्था में, और ये आपके Zn ठोस अवस्था में, वहां कॉपर ठोस या जिंक ठोस। और बच्चों जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तो Zn और ये कॉपर अपने यहाँ पर ठोस अवस्था में, और कोई भी पदार्थ जब ठोस अवस्था में होता है तो उनकी सांद्रता में परिवर्तन जो होता है बच्चों, वो इकाई होता है या एक होता है। अब देखो सबसे पहले लिखते हैं बच्चों साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक। और साम्यावस्था स्थिरांक के जो है इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, आपके टेक्निकल टीम ध्यान दे भाई, ये थोड़ा बोर्ड रफ हो रहा है, इसको क्लियर करेगा। तो साम्यावस्था स्थिरांक के का सूत्र लिखे हम, तो वो होता है बच्चों आपके उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे में आ जाएगा आपके अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे में आ जाएगा अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। ये होता है बच्चों आपके साम्यावस्था स्थिरांक के का मान। तो देखो के बराबर, इस समीकरण के लिए उत्पाद क्या है, Zn2+, और सांद्रता में परिवर्तन को दर्शाने के लिए बड़ा कोष्ठक लेते हैं, आगे Cu, और सांद्रताओं को लिखते समय गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, अपॉन ये आपके पास Zn और ये Cu2+। अभी देखो बच्चों हमने देखा था कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में, तो ठोस पदार्थों की सांद्रता में परिवर्तन इकाई होता है। तो देखो ये वापस ये वाला पद लिख लेते हैं हम। तो के बराबर क्या रहेगा अपने पास, Zn2+ बट्टे में रहेगा आपके Cu2+। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो अपने को डेनियल सेल के लिए नेनसेट समीकरण लिखना है। तो ये जो समीकरण डेनियल सेल का इक्वेशन है उसमें केवल के का मान रखना है। तो ये देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, आगे थोड़ा सा ये ले लेते हैं हम। तो यहां देखो अपने पास सीधा लिख देते हम इक्वेशन 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से। तो देखो इक्वेशन 1 व 2 से, तो E बराबर E0 माइनस 0.0591 बट्टा n, और n की जगह भी आप चाहो तो मान रख सकते हो। देखो डेनियल सेल में आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, 2 प्रवाहित हो रहा है, तो पर्टिकुलर डेनियल सेल के लिए आप मान रख सकते हो। आगे देखो log 10, और जो आपके k लिखा हुआ है उस के स्थान पर ये लिख दो आप Zn+2 और Cu+2। तो ये Zn2+ अपॉन Cu2+, जहां n बराबर आपके 2 आ जाएगा। तो ये होता है बच्चों डेनियल सेल के लिए नेनसेट समीकरण। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है भाई। अब आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। ये जो नेनसेट समीकरण है, इस नेनसेट समीकरण से हम साम्यावस्था स्थिरांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। तो देखो नेनसेट समीकरण में सोल्व करने से पहले से देख लेते हैं। ये था अपने पास E बराबर, या चलो सोल्व करने के बाद भी लिख लो, चाहे E0 माइनस 0.0591 बट्टा n और log 10 के आपको निकालना है नेनसेट समीकरण। नेनसेट समीकरण से साम्यावस्था स्थिरांक, नेनसेट समीकरण से साम्यावस्था स्थिरांक। तो देखो नेनसेट समीकरण से हम साम्यावस्था स्थिरांक निकालते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो ये आ गया अपने इक्वेशन 1, जो क्या है नेनसेट समीकरण है।
अब बच्चों साम्यावस्था स्थिरांक है, और साम्यावस्था क्या है? एक ऐसी अवस्था जिस पर अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनने की दर बराबर, मतलब अभिकारकों में जितना परिवर्तन हो रहा है उत्पादों में होने वाले परिवर्तन की वैल्यू भी क्या है? बराबर है, दोनों में सेम वैल्यू है। तो अपने क्या बन जाएगा? साम्यावस्था पर मैं लिखूं, साम्यावस्था पर E बराबर होता है बच्चों आपके 0, यानी जब साम्यावस्था है इसका मतलब सेल में धातु से धातुआयन या धातुआयन से धातु बनने की दर में होने वाला परिवर्तन बराबर, यानी मात्रात्मक परिवर्तन 0। तो देखो ये रह गया 0 इज इक्वल ई नोड माइनस 0.0591 बट्टा n log 10 के। तो पक्षांतर की क्रिया में आपके बन जाएगा ई नोड इज इक्वल 0.0591 बट्टा n log 10 के। देखो ये जो दशमलव है इसको अलग से इंडिकेट करते हैं थोड़ा, ये देखो यहाँ आपके दशमलव है, ये दशमलव है। अब अपने को निकालना क्या है? log 10 के। तो पक्षांतर की क्रिया करें तो ये क्या बन जाएगा? ई नोड और गुणा में आ जाएगा आपके n, शेष रहेगा आपके 0.0591 log 10 के। ये आपके log 10 के। अब बच्चों आपको निकालना क्या है? log 10 निकालना है, तो ये निकाल लेते हैं हम log 10 के। तो log 10 के घात करना है तो ई नोड गुणा n, जिसमें आपको भाग लगाना है 0.0591 का। तो यह आपके नेल्सन समीकरण से साम्यावस्था स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला बन गया, जहां log 10 तो क्या है? साम्यावस्था स्थिरांक है। क्या है? साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक। और बच्चों ई नोड क्या है? ई नोड आपके मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और लास्ट में है आपके n। तो बच्चों ये n क्या है अपने पास? प्रवाहित इलेक्ट्रॉन। n क्या है? प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो नेल्सन समीकरण में कितनी थी? 2। यह आपका बच्चों साम्यावस्था स्थिरांक हो गया नेल्सन समीकरण से। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, क्लासों को पूरा देखा करो। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन किया जाएगा। इनका जितना ज्यादा उपयोग कर सकते हो उतना उपयोग करो। धन्यवाद। जय हिंद।